नोटबुक निकालिए एंड आप सोल्व करिए, ठीक है? फिर उसके बाद मैं करूंगी। जिसने ये टेस्ट कर लिया था वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया था वो यहाँ पे साथ साथ करेंगे एंड फिर मैं बताऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51, जिसको आता है वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। जिसको आता है वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज पिरामिडल इन शेप, है ना? मनीषा प्लीज कैसे किया ये बताओ। मैम NF3 होगा और N के ऊपर लोन पेयर होता है। अच्छा, लोन पेयर तो सल्फर के पास भी है, लोन पेयर तो क्लोरीन के पास भी है बट उसका मैम जो N है वो 5 बॉन्ड बनाता है ना, और सल्फर 6। तुमने ये क्वेश्चन सोल्व कैसे किया? मैंने तो स्ट्रक्चर बनाया था, बस इसका बस स्ट्रक्चर बना के चेक किया। यही तो तुम लोग गलती करते हो। अर्पिता लेट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करा है अभी, बस अभी स्टार्ट किया मैंने क्योंकि तुम लोग आए नहीं थे ना क्लास में, इस वजह से। ठीक है, हाँ। ऐसी गलती मत करना। देखो अगर आपको ऐसे ही याद है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं मिलेगा ना हमें निकालने का, क्योंकि 2024 में तो आने ही वाला है तुम्हारा VSCPR से क्वेश्चन और हाइब्रिडाइजेशन, जिस जो भी बोलो तुम। ठीक है, ऐसे कर रहे हो, लेकिन जब आप कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन ढंग का करो, है ना? जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन। आंसर तो इसका NF3 है, बट है क्यों ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, बोरोन का क्या होगा? यहाँ पे sp2 है ना, निकाल लोगे? एक का निकाल के दिखा देती हूँ, है ना? हाफ ऑफ बोरोन का कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ मेरे को कितने होते हैं? तुम ही बताओगे, मैं तो सिर्फ डिस्कशन कराऊंगी कि तुम कहाँ फंसे। मैं ही करा दूंगी, फिर मैं ही अपने आप को पढ़ा दिया मैंने, तो फिर ऐसा लगेगा, है ना? 3 हाँ, 3 चुप करा, पता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, और 3 के करस्पॉन्डिंग हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 sp2 है। अनुषु, अगर आपने वो यूट्यूब चैनल से मान लो ये वीडियो देख ली थी जो मैंने कल वहां डाली थी शिवानी मैम के चैनल पे, तो आप लीव भी कर सकते हो, आप कुछ और भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको करने हैं। उसमें मैंने 30 क्वेश्चन सोल्व कराए थे, इसमें 50 है। ठीक है, तो आप साथ साथ कुछ और भी पढ़ सकते हो म्यूट करके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ अपना टाइम यूटिलाइज करो। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है इसका। ठीक है, पिरामिडल नहीं होता। अगर मैं SF4 की बात करूँ, इसकी शेप होती है बेटा सीसो शेप होती है। क्या होती है? सीसो शेप। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, ऐसे ही ClF3 में क्या होते हैं अपने? कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, टी शेप होता है इसका। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? NF3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो दिस इज योर ट्राइगोनल पिरामिडल। द स्पीसीज, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करो। द स्पीसीज विच डज नॉट एग्जिस्ट इज, हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है। हाँ 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 अनुष्का, लीव हो जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर किया हुआ है तो 2 बार क्यों ही करना। ठीक है, ओके। अभी मैं देख रही हूँ, ओके, 9 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। ठीक है, बाय अनुष्का। ठीक है, ओके। हाँ कोमल बताओ। मैम बी होगा। ठीक है, जो हीलियम होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। हीलियम के तो 2 हो गए और 2 हीलियम है, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो फिल कर दो। वैसे तो ये डायरेक्ट आपको पता है, बट मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में करवा रही हूँ। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि 2। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि हीलियम क्या है? अपने फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे भी तुम्हें पता है नोबल गैस है ना? तो ऐसा क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है, तो सेम क्वेश्चन तो वो रिपीट नहीं करेगा, हो सकता है इसकी जगह वो कोई और एग्जांपल देके पूछ ले। ठीक है, O2 में आपको पता ही है डबल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, चल आना चाहिए, हर साल क्वेश्चन आ रहा है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो इस साल भी आएगा, कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चन को, है ना? चलो, उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबशेल। जिसने टेस्ट नहीं दिया था वो मेरे साथ साथ सोल्व करते जाओ और देख लेना केमिस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस आपकी। चलो,
पी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सुंदुस आप बताना। मैम 6। 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में 2 आ सकते हैं क्योंकि एक और बाइटल होती है। पी में 3 और बाइटल, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी में आपकी 5 होती हैं तो टोटल 10 आ सकते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 54 करो। 54 मनीषा फॉर्मूला बताना, क्या फॉर्मूला लगाया? मैम डेल एच इक्वल में डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको यूज करना है। और मैं बोलूंगी थर्मोडायनेमिक्स में कुछ मत अगर कुछ नहीं करके जा रहे तो ये फॉर्मूला जरूर करके जाना, बहुत काम आएगा तुम्हारे। क्योंकि पिछली बार 2023 में थोड़ी किस्मत अच्छी थी बच्चों की, वो ये बस उन्होंने ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था। ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। तो बेसिकली डेल्टा एच हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, किलो जूल है ना। ठीक है, डेल्टा यू हमें नहीं मालूम है, डेल्टा जी निकाल लो। गैसियस वाला आपको कंसिडर करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। बट यहाँ पे सॉलिड है तो डेल्टा इसमें हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1। और आर क्या लोगे आप मनीषा? आर क्या लिया? 8.314। गलत। अगर 8.314 लिया तो आंसर गलत आया होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें यही तो हम गलती करते हैं ना। फॉर्मूला पता है बट यही नहीं पता कि वैल्यू पुट करते टाइम भी आप एक गलती कर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8.314 जो पुट कर रहा है, ध्यान रखना बेटा, वो हम जूल में होती है वैल्यू। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलो जूल में है, तो आपको 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 298 केल्विन। अब इसको सोल्व करना है और तुम्हारा सोल्व करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि किलो जूल में उसने आंसर पूछा है। ठीक है जी, रुचि फिर लेट हो गए। सॉरी मैम, एक्चुअली फोन मम्मी ले गई थी आज लैपटॉप से, इसलिए ज्वाइन करा है। ठीक है, तो मैंने रुचि 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये 4 क्वेश्चन में तुम्हारी कोई मिस्टेक हुई थी तो बता सकते हो। नो मैम, इनमें नहीं हुई थी, 57th में हुई थी पहली मिस्टेक। ठीक है, चलो बाकी बच्चे 55 ट्राई करो। हैंड रेस कर लेना क्योंकि आप लोगों से ही पूछने वाली हूँ। मुस्कान आप बताना। मैम डी। हाँ ठीक है, मोस्ट एसिडिक पूछा है। देखो मैं कल पी ब्लॉक करवाऊंगी ना, अभी 20th और अपना 22nd को शेड्यूल है ना क्लास। तो जो 22nd वाली होगी उसमें अपन ग्रुप 16, 17, 18 तीनों ग्रुप निपटाएंगे। कल सिर्फ 15 ही हो पाएगा क्योंकि काफी बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो जब मैं आपको कराऊंगी ऑक्सी एसिड्स कराऊंगी हेलोजन के, तो ये आप वो मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं वहां पे भी डिस्कस करूंगी। अभी क्योंकि आया हुआ है तुम्हारे सामने तो कर लो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ रहा है, देखो इधर सब जगह सेंट्रल एटम सेम है, आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और लास्ट में 4। तो ऐसे वाले केस में आप कैसे सोल्व करोगे इसको? सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो क्लोरीन की, यही आएगी। एक बार निकाल के देख लो, सब में यही आएगी, +1 +3 +5 और +7। तो इस केस में आप क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो आपको पता ही है +7 पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। या इसको ऑर्गेनिक के तरीके से भी कर सकते हो, जब आप सबका H+ निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। आप ऑर्गेनिक वाले कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो। देखो इसका सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही वो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये आपका क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, अब कहने को तो ये पी ब्लॉक का है। अगर मैं जैसे बोल रही हूँ तुम लोगों को पी ब्लॉक करवाऊंगी, लेकिन ये हम कहाँ पढ़ लेते हैं, ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि NaOH का आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, पीएच निकालना था। मैम हाँ बेटा, मैम जैसे वो 55 वाले क्वेश्चन में तो ऐसे मतलब ट्रिक्स ही बना रखी है ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा।
एसिडिटीज साइज का भी एक रिलेशन था ना उसमें। किसका बेटा? हाँ, वो डिपेंड Size करेगा का। कि हम पीरियड वाइज बात कर रहे हैं, ग्रुप वाइज बात कर रहे हैं। वो जब मैं पी ब्लॉक करवाऊंगी ना फोर्थ फ्रेंड्स में, एक बार तुम लोगों को बता दूंगी, है ना, उसकी ओके मैम। टेंशन। मैम बस ये पूछना था साइज जैसे से डायरेक्टली था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? साइज छोटा होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी बेटा। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। चलो 56 करो। जैसे अपने पास ये है, मैं चलो बता ही देती हूँ। मान लो अपने पास एक Fe3+ है, एक Fe2+ है। आपको बताना है कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, यस Fe3+। चलो हाँ, पीएच वाले का क्या आंसर बता रहे हो तुम लोग मेरे को? बी ऑप्शन बता रहे हो। हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं अर्पिता, बी ही होगा। ठीक है, चलो बी कैसे होगा? सबसे पहले तो NaOH है, तो इससे आप बेटा POH निकाल सकते हो ना। यस मैम। POH तुम कितनी निकाल लोगे? 2। और Two. फिर मैम अपने को रिलेशन पता है pH+POH 14 होता है, तो यहाँ से अपने पास pH आ जाएगा 12। देखो अभी यहाँ पे तुम्हें टेम्परेचर मेंशन नहीं है, ध्यान से सुनना मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बात कर रहा होगा, है ना, क्योंकि जो ये रिलेशन बढ़ता है pH+POH 14 के बराबर होता है, वो हम 25 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर का चेंज होगा, ज्यादा या कम होगा, तो अकॉर्डिंगली उसका पीएच और पीओएच का जो वैल्यू होगा वो भी चेंज होगा। मालूम है ना ये चीज? यस मैम कुछ पढ़ते क्वेश्चन हो या? होता हाँ, है। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, जैसे वहां पे जैसे 10⁻⁴ मतलब 10⁻14 की जगह -12 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। हाँ, अपने ये पढ़ते थे अपन KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, कम होगा तो वो भी हाँ कम यस होगी। मैम। चलो, उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसमें ना एक बार मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये वाले क्वेश्चन थोड़े फेमस मतलब पॉपुलर होते हैं एग्जाम में, कि रिडॉक्स से मैंने आप लोगों को कहा ही था, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन बनेगा, बैलेंसिंग का, वरना लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का। ये 3 टॉपिक सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको प्लीज, है ना, अच्छे से। अच्छा, तो इसमें क्या होगा? हाँ, क्या करके आए तुम लोग? देखो वैसे तो ना इसको कैसे सॉल्व करना है, इधर देखो, ये पूरा न्यूट्रल है। ठीक है, तुम्हें पता है पोटेशियम की जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहे तो ये -1 रहा होगा, है ना, +1 -1। अब 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो एक की क्या होगी? -½ होगी। बाकी आप इसको अपने वही जो बेसिक मेथड होता है उससे भी कर सकते हो, कि पोटेशियम की +1 होगी, ये तो मालूम होना चाहिए बेटा आपको। और 2, और ऑक्सीजन के निकालने तो x कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -½ आ जाएगी। क्या नाम है? रुचि, तुम कह रही थी गलत हुआ है तुम्हारा। पता नहीं कैसे गलत हो गया, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था उस वक्त। दिमाग तो करना पड़ेगा काम, है ना, पता चले नीट में ऐसे क्वेश्चन गलत आगे करके तो रिग्रेट होगा अपने को, है ना। यस मैम ऐसा लग रहा था नहीं कि शायद ऐसे ही रैंडम एलिमेंट दे दिया है और ऐसे ही पूछा है, उस वक्त पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से इस पे। अच्छा, वही देखो, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो मतलब क्वेश्चन को थोड़ा 2 बार रीड कर लेना। यस मैम वही करना था, 2 बार अगर ध्यान से देख के होता तो। ठीक है, कोई बात नहीं। मुस्कान कह रही है 58 गलत हुआ। अब देखो 58 ना कहने को तो पी ब्लॉक की रिएक्शन है ये, है ना, लेकिन पी ब्लॉक में ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया, लेकिन मैं करवाऊंगी कल वाली क्लास में। ठीक है, लेकिन ये डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ते हो तुम। अगर तुम डीएनएफ ब्लॉक किसी ने ढंग का पढ़ा है तो एक बार खोल के देखना, वहां पे लिखा होगा कि कॉपर का जो पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0.34 होता है ना। तो वो फिर H2 को लिबरेट नहीं करेगा जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जब वो HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 या कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है वो। ठीक है, तो जब वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप प्लीज कॉन्सेप्ट लिख लेना अगर नहीं मालूम है ना किसी का। तो जब आप डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे तो एक तो आपका यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनने वाला, बैलेंस मैं नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पे जो आपकी गैस निकलेगी वो निकलेगी NO। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था? आपका C होना था। अगर मैम ये यस मैम बोलो, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया है ना, इसका कॉपर का और एक जिंक का दिया है। हाँ, पी ब्लॉक में बोल रही हो ना। यस मैम पी ब्लॉक में, पर मुझे याद नहीं था ये, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया उसको रीड करे हुए। सो कोई नहीं, कल कर लेंगे अपन। मैम इसको याद कैसे रखेंगे लेकिन, क्योंकि कॉपर में जैसे 2 हैं और जिंक में भी 2 हैं, अब वो अलग अलग है। मैं बताती हूँ, देखो तुम्हारे ना 2 हैं, कॉपर का और जिंक का। कॉपर की भी रिएक्शन डाइल्यूट के साथ है, जिंक की भी डाइल्यूट के साथ है।
जिंक की कॉन्सेंट्रेटेड के साथ है, कॉपर की भी। तो जो कॉपर की कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ होता है और जो जिंक का होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो दोनों में सेम गैस बनती है। देखो आई एम नॉट श्योर, वैसे NO2 होती है, हाँ ठीक है, आई एम 98% श्योर, हाँ फिर आई एम 100% श्योर, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं रहती। बुक में देखा है ना NO2 है। ठीक है, लेकिन अगर आप डाइल्यूट लोगे तो उसमें चेंज हो जाएगा। अगर आप कॉपर के साथ देख रहे हो तो NO हो रही होगी वहां पे, अगर आप जिंक के साथ देख रहे होगे तो वहां पे शायद देखना क्या है, N2O है क्या? यस मैम मैम N2O है। हाँ, तो ये वाली अपने को लर्न तो करनी पड़ेगी, कोई नहीं, अपन रिवाइज भी करेंगे कल, मतलब कल मैं पढ़ाऊंगी, फिर आप लोग घर पे भी दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, तो ऐसे ऐसे करेंगे ना तो हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है 58 तक? नो मैम। चलो, उसके बाद है विच ऑफ द, ये लिख लेना, पी ब्लॉक से है, कल पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6? बताओ भाई, कोवेलेंसी मतलब कौन बॉन्ड बनाएगा 6 तक? मैम सिलिकॉन। सिलिकॉन। हाँ। सिलिकॉन है इसका आंसर। ठीक है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन इसलिए है क्योंकि कार्बन भैया के पास d ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास भी नहीं है, बोरोन के पास भी नहीं है, तो ये अपनी वैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। यस मैम, जबकि सिलिकॉन हैज वैकेंट d ऑर्बिटल, तो यस ये अपनी कोवेलेंसी को 6 तक एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, चलो बाकी इसका डिटेल पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सॉरी, पढ़ा चुकी हूँ मैं ग्रुप 13 और 14, तो आप एक काम कर सकते हो, अपनी कल क्लास है ना, तो उससे पहले ग्रुप 13 और 14 पढ़ सकते हो। सिर्फ 2 लेक्चर लिए मैंने 1-1 घंटे के, कर लेना आराम से अगर टाइम मिलता है तो। नेक्स्ट आओ, अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? डायरेक्ट याद रखना था ये मैम तो। मैंने बी लगाया था। डी या बी? मैम बी फ्लोरीन। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा इधर ध्यान दो, इधर जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे। एक बात बताओ, फ्लोरीन 0 में है तो ये अपने आप को किस में चेंज कर सकता है? F में ही कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन इज ऑलवेज शो, हम बोलते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? यस ठीक है, Yes, तो ma'am. यही रीजन है। ये वैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हो या आप रिडॉक्स में भी पढ़ते हो। ठीक है, और अगर मैं आपको एक थोड़ी सी और इसमें इसके बारे में बताऊं, अभी जेई 2024 में क्वेश्चन आया था कि बताओ इनमें से कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ ऑप्शन थे, मेरे को बाकी 3 तो याद नहीं थे, लेकिन एक फ्लोरीन भी था। तो फ्लोरीन ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। रीजन, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो नहीं करेगा वो, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी शो करेगा। उसके बाद है, हो गया ना ये वाला। 61 पे आओ बेटा फिर। मैम ये गलत हो गया था मैम, मैंने सॉरी किया ही नहीं था, गलत नहीं हुआ था। अच्छा, किया नहीं था तो आपका देखो ये कहाँ से आया हुआ है, ग्रुप नंबर 13 से आया हुआ है। ठीक है, तो आज देख लेना वीडियो रिकॉर्डिंग ना। इधर देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ। बनाना बॉन्ड बनता है इसमें। अगर ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब ये स्ट्रक्चर देखा है, वरना तो छोड़ के आना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा B2H6। ठीक है, तो इसमें बेटा 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं, ये वाला BHB, ये वाला BHB 2, और 4 हमारे पास टर्मिनल बॉन्ड होते हैं। जो ये टर्मिनल बॉन्ड बने हैं वो हमारे बने हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आओ। ठीक है, ये देखो 2 सेंटर है, ठीक है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं ये। जबकि इसके जो कोवेलेंट बनता है अपना नॉर्मली वही है ये। ठीक है, लेकिन जो ये अपने हैं इनको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ये क्या है अपने बनाना बॉन्ड। ये कैसे बने, इन्हीं को हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कि 3 तो सेंटर है, बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन, लेकिन बने ये 2 इलेक्ट्रॉन से हैं। ठीक है, और बोला भी जाता है कि जो B2H6 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मानते हो ना ये वाली बात? एक बार बताओ, 3 सेंटर है लेकिन बन 2 इलेक्ट्रॉन से रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, है ना? तो B2H6 अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड की वजह से। तो अपने पास क्या हो गए, अपने पास कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए 2। तो आंसर इसका क्या आएगा 2। अगर वो पूछते टर्मिनल कितने हैं या ये पूछते कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, देन आवर आंसर विल बी 4। ठीक है मैम, इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड के नंबर माने हैं ना? हाँ, ठीक है, यही बॉन्ड के जिससे मिलके बना। एक बार दिखाती हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, आ जाओ। देखो मैं यहाँ पे बोरोन बना दे रही हूँ। बोरोन के पास हमें पता है 3 होते हैं, ठीक है। यस मैम। ये देखो, और हाइड्रोजन बना देती हूँ।
इस तरीके से। बेटा लेट आ रहे हो, जो बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, समझ नहीं आता तुम पंचुअल क्यों नहीं हो लेके भाई खुद को। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। ठीक है, देखो एक बार सही लगा दिए ना अपन ने। अब Yes. देखो, अब बोरोन के पास है 3, है ना, उसको क्या करना है भाई, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के पास भी एक है, उसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये एक इससे ले लेगा, ठीक है, और ये एक इससे ले लेगा। ठीक है, तो बन गया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देख पा रहे हो, Yes, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। यहाँ पे भी सेम। तो जो 4 टर्मिनल बॉन्ड बन रहे थे वो किससे मिलके बन रहे थे, जो अपना नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर मारा मारी कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास कितने हुए, इधर नजर मारना थोड़ा सा, इधर इसके पास हुए 1 2 3 4, है ना, 3 4। इसको कितने और चाहिए, 4 चाहिए। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, हाइड्रोजन ये, और ये भी बेचारा खाली है। तो होता क्या है बच्चे, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ये तीनों शेयर कर लेते हैं, मतलब ये भी बोरोन भी कर लेता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. yes, ma'am. और ऐसे इसमें जो ये वाला होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो ये वाला बोरोन शेयर कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ, रुको सॉरी। मैम जैसे सेंटर हाइड्रोजन को मान रहे हैं और उसको बोरोन को, और इलेक्ट्रॉन बोरोन के इलेक्ट्रॉन को। ये देखो 3 सेंटर लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है सबको, और यहाँ पे भी यही हो जाएगा, देखो ये देखो। ठीक है, अच्छा मैम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं रहता है। हाँ ठीक है। Okay. तो जो इसकी वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, उसके साथ ही ओवरलैपिंग हो जाती है, इस तरीके से होता है। इसलिए बोला जाता है इनको ब्रिजिंग बॉन्ड, ब्रिज की तरह होते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बनता है, और ये बाकी 2 सेंटर। तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलो वीडियो में मैंने अपनी क्लास के टाइम पे और भी डिटेल में, क्योंकि इसकी और भी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, लाइक ब्रिजिंग बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, टर्मिनल वाले शॉर्ट होते हैं, तो वो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ये देखो 62 वाला देखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन बताना है। यस मैम, ये तो इजी था। इजी था, हो जाएगा क्या? यस मैम। देखो कैसे किया निगम। मैम फर्स्ट है वो एरोमेटिक रिंग है। वेरी गुड। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन बताना था। यस, ये वाला एरोमेटिक था। और एक काम करो, ये मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि 2024 में ना आएगा एरोमेटिसिटी से सवाल, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से रेगुलर मतलब आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस साल भी डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो मैं इसको कैसे कराती हूँ, मैं थोड़ा इसको अपने तरीके से बताती हूँ। बाकी इसको आपने अपने तरीके से किया हुआ है तो कर सकते हो। मैंने कैसे बताया हुआ क्लासेस में, मैं ना आपको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं लर्न करवाती हूँ। अब ध्यान से देखना, आपको ना सिर्फ इसमें बॉन्ड देखने हैं कि कितने हैं। ठीक है, जैसे 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको आप कंसिडर करोगे 1 पाई बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो। तो यानी कि वी हैव 3 पाई बॉन्ड। एक बार ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक। provided the ring should be cyclic, ring should be planar, और यहाँ पे फुल्ली कंजुकेशन होना चाहिए रिंग में, मतलब पूरा डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर उसमें ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो आप बोल सकते हो वो एरोमेटिक है। इस झंझट में पढ़ना ही नहीं कि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। यस मैम, एक्चुअली मैंने भी ना ऐसे ही समझा था, वो हक्कल रूल बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था इनने, जो भी पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व थे। जैसे अब इसमें 3 है तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब आप पाई बॉन्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। कंडीशन वही रहेगी, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तुम्हारे उसकी नॉन एरोमेटिक की, तो वो नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। नॉन एरोमेटिक वाली स्पीसीज कौन से होंगे, नॉन प्लेनर बोले तो वहां पे कहीं ना कहीं एक कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर तुम्हें वो मिल गई तो बोल देना कि भैया वो क्या है अपना नॉन प्लेनर यानी कि नॉन एरोमेटिक स्पीसीज होगी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपका एरोमेटिक वाला स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक वाला स्टेबल होगा, उसके बाद एंटी एरोमेटिक वाला स्टेबल होगा। ठीक है, अब जैसे देखो आगे देख लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4,
तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इधर नजर मारो 1 2, ये भी एंटी एरोमेटिक। इधर नजर मारो, ये देखो sp3 है बच्चे, ये देखो sp3 है, तो ये हो जाएगा नॉन। नॉन एरोमेटिक। इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी अगर आपने कोई और तरीके से किया हुआ है, जैसे आपके बुक्स में लिखा हुआ, आप वैसे भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आंसर ठीक होना चाहिए फिर तुम लोगों का। ठीक है, एक दो क्वेश्चन दो एरोमेटिक के, करोगे क्या? यस मैम। ठीक है, यहाँ करना, यहाँ देती हूँ मैं। पांच होता है, करना है एक बार इसको। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में इसको आपको बताना है कौन सा क्या होगा। हाँ जी, मैम सेकंड वाला मतलब कैसा स्ट्रक्चर है? 4 कार्बन है या 5 कार्बन है? मैंने थोड़ा बेकार बना दिया, 5 थे वैसे, नहीं सॉरी 4 ही कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, हेटेरो एटम। सेम यहाँ पे भी यही है, सोचो और करो। जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर लेना बेटा। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा, नहीं करोगे तो याद। ओके, किसी का नहीं हुआ? कहीं फंस गए क्या बेटा? अर्पिता कह रही है मैम 5th वाला नॉन एरोमेटिक। यस मैम, 5th और 1 तो क्लियर है, इसमें शायद एंटी या नॉन होगा। मैम 4th वाला नहीं समझ आया, बाकी हो गए। थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो सेम ही होने चाहिए शायद। अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहेगा? दीपक। मैम एक नॉन एरोमेटिक है, बाकी एरोमेटिक है। दीपक, सेकंड वाला तो एरोमेटिक है और फोर्थ वाला तो एंटी एरोमेटिक। फोर्थ वाला फर्स्ट वाला एरोमेटिक है और थर्ड वाला भी एरोमेटिक है। निगम एरोमेटिक कौन से हैं? मैम शुरू के 4 एरोमेटिक हैं, बाकी एक जो 5वां है वो एंटी है, वो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, पहले 4 एरोमेटिक कैसे हुए? मैम फर्स्ट वाले में तो रेजोन वो हो रही है, केवल क्या बोलते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड है ना मैम। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है बेटा? मैम ये है ना पाई बॉन्ड जो है डिलोकलाइज है, रेजोनेंस में जाएंगे। ठीक है, देखो अर्पिता एंड निगम ने बिल्कुल सही बताया है। इधर देखो, इधर ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, है ना? यस मैम। प्लीज ध्यान से सुनना और प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लेना जो जो यहाँ पे मैं लिखवा दे रही हूँ। देखो, आप किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक तब डिक्लेयर करोगे जब उसकी पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो अगर मैं इसके, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, तो हो सकता है कि आप ऐसे कंसिडर करो मैम 1 2 3 4, आप इसको भी हो सकता है कंसिडर करो। नहीं, आपको सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। याद रखना बेटा, नाइट्रोजन के पास जो यहाँ पे लोन पेयर है उसके जस्ट बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दिस लोन पेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन, ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। तो हम इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करेंगे एरोमेटिसिटी में। तो अपनी नोटबुक में लिख लो, कहीं नहीं लिखा है तुमने, कि अगर नाइट्रोजन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है किसी भी स्पीसीज में, मतलब एरोमेटिक के किसी भी सवाल में या ऑर्गेनिक के किसी भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने वो आया, तो ध्यान रखना उसके लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रेजोनेंस में। लिख लो, अगर नाइट्रोजन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट वहां पे नहीं करेंगे, यानी कि ये हमारे पास जो पीरिडीन हो गया वो एरोमेटिक होता है।
समझे गए। और अगर तुमने बेटा ये टॉपिक पढ़ा था ना एरोमेटिसिटी, पक्का पढ़ा होगा, चाहे मेरे से पढ़ा हो चाहे किसी और टीचर से पढ़ा हो, मैं मान ही नहीं सकती कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है। अगर पक्का पढ़ा होता तो ये आता होता तुम लोगों को। अब जैसे ये देखो, फ्यूरान है, फ्यूरान में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तुम लोगों को पता है। लेकिन जब भी 2 लोन पेयर होंगे, जैसे सल्फर के पास भी है, तो ध्यान रखना दोनों में से एक ही पार्टिसिपेट करता है डीलोकलाइजेशन में। या तो नीचे वाला जाओ या ऊपर वाला जाएगा, हम ऊपर वाला ले लेते हैं। तो इसमें भी क्या होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूं 3 पाई बॉन्ड, जैसे मैंने सिखाया। तो ये भी आपका एरोमेटिक है, थायोफीन भी आपका एरोमेटिक है बेटा। सेम यहाँ पे भी यही होगा। इधर आओ, इधर क्या है, पायरोल है। अब पायरोल में क्या, नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर है क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें भी 1 2 3 ये तीनों ही पार्ट होंगे डीलोकलाइजेशन का, तो ये भी एरोमेटिक होगा। तो ये पहले 4 के 4 ही एरोमेटिक थे। अगर मैं 5th की बात करूं तो 5th में देखने में तो क्या लग रहा है मैम, 1 2 3 4 कंजुगेशन भी है। तो आप बोलोगे मैम ये एंटी एरोमेटिक है, मैं बोलूंगी नहीं है, क्योंकि जब आप इसका रियल स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसका रियल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर। पढ़ाया था मैंने 12th वालों को, जब मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाई थी ना तुम लोगों को, उससे पहले ये क्लासेस ली हुई है मैंने, अगर याद हो तो थोड़ा सा। इस तरीके से होता है, और ये नॉन प्लेनर होता है। 2 इस तरीके से प्लेन में होते हैं, इधर देखना ऐसा प्लेन में होते हैं, और 2 देखो ऊपर अबव द प्लेन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन प्लेनर होता है, तो नॉन एरोमेटिक होता है। लिख लो इसको, पेपर में आ सकता है इस बार बेटा। तो यानी कि पहले 4 एरोमेटिक, 5th वाला नॉन एरोमेटिक होगा। तो ऐसे करके हमें पता चलता है कि कहाँ पे लैक हो रहा है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जो मॉक टेस्ट में सवाल होते हैं, हम सिर्फ अगर हमारा वो ठीक हो जाता है तो हम वो कॉन्सेप्ट रिवाइज ही नहीं करते, और कायदे से हम बोलते करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन ठीक जा रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ रिवीजन जरूरी है, क्योंकि रिवीजन से आप वो पूरा टॉपिक रिवाइज कर पाते हो, जबकि मॉक टेस्ट में आप सिर्फ वही रिवाइज करते हो जो क्वेश्चन आपका गलत होता है। अभी तो मैंने 5 एग्जाम्पल बताए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो चीज आनी चाहिए। हो जाएगा, अब चलें आगे। चलो यस मैम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। द कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट बाय SN2 मैकेनिज्म, कौन सा जाएगा? ठीक है। सी। सी होगा। SN2 जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमारे माइंड में एक चीज घूमती है, स्टीरिक हिंड्रेंस। अब तुम्हें पता है एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एंड सेम स्टेप में अपना जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है ना। तो अगर बाहर निकलता है तो अब नजर मार लो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, है ना। यहाँ पे भी विनाइल हैलाइड नहीं कर पाएगा, ये तो भैया इतना बल्कि यहाँ तो जम्मा ही नहीं कर पाएगा। तो आंसर इज सी। जो आपके लास्ट, हाँ जी मैम मैंने इसे वैसे किया था कि प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा तो जल्दी SN2 मैकेनिज्म में जाएगा। SN2 में तो कार्बोकैटायन ही नहीं बनता। मतलब मैम पहले 1 डिग्री देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, वो ऑर्डर जो याद किया था वैसे अगर किया आप SN1 से जाते ना तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता बेटा, है ना, क्योंकि उसमें आप कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो जब भी, वही मैं बोलती हूँ कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना तो उसका एक तरीका होता है, राइट। अगर किसी बच्चे ने SN2 पढ़ा है अपने टीचर से तो पक्का लिखा होगा तुमने क्लाउड बना के कि SN2 जब भी आपने हमारे सामने आएगा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए स्टीरिक हिंड्रेंस, और उसके जो भी फैक्टर आप लोगों ने लिखे हुए हैं। तो बस बाकी सब में स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, सी वाला तो मस्त मजे से रिएक्ट कर जाएगा। चलो 64 पे आओ। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो मैं मान के चल रही हूँ कि जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे 15-16 सबने किया होगा। यस मैम। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो AlCl3 में 4 होगा ना, N की वैल्यू, N बोले तो आयोडा, यस मैम। 100% डिसोसिएशन कंसिडर करेंगे जब तक उसने कुछ नहीं दिया हुआ तो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये भी तुम लोगों का ही है, काफी देखा हुआ है, देखा क्वेश्चन है। यस मैम। डी है इसका। HCl NaC और NaCl माइनस कर देना, वो आपको चाहिए नहीं होगा, तो यस बी इज करेक्ट। 60 दीपू, आपको पता चल रहा है आपने क्या गलती की है? हाँ मैम। हाँ मैम या नो मैम? हाँ मैम। अच्छा फिर ठीक है, मैंने नो मैम सुना।
ओके 66 देखो, 66 देखो। मैम बी। बी। यस चलो ये भी सही था तुम लोगों का। ये तुम्हारे केमिकल काइनेटिक्स के स्टार्टिंग वाले पोर्शन से आ गया। तुम्हें इसके लिए रेट लिखना आना चाहिए, माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 माइनस 1/3 ऑफ डी बाई डी टी ऑफ H2, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बाई डी टी ऑफ NH3। माइनस क्यों लगाया मालूम है ना? यस मैम। रिएक्टेंट है। वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है, आपको DH2 निकालना है, यानी कि हमें सिर्फ इन दोनों की नीड है। तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ग्रुप नंबर 16 से क्वेश्चन आया, जिसको नहीं पता था वो छोड़ के आना था बेटा उसको। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बताओ। मैम बी होगा इसका H2S। हाँ बी होगा। देखो जिसको पता था वो ठीक है, जिसको नहीं पता था इससे बेटर है कि छोड़ दो, नेगेटिव कराओगे। बाकी हम तो पढ़ेंगे ये चैप्टर को, तो अच्छे से और याद हो जाएगा। इधर देखो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पूछते तो H2O का होता। रीजन तुम्हारा वही है, सेम एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो उसके बाद क्या होता है, इनका नंबर आता है टेलुरियम और सिलेनियम का। वंडरवॉल फोर्सेस यहाँ पे डोमिनेट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे कम होता है वो इसका होता है सल्फर में। ऐसे ही तुम्हारा एक ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं, उसमें भी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि पी ब्लॉक में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बी वाला इसका करेक्ट होगा। इसको मैं इरेज कर दूं जो ये लिखा था ना मैंने? यस मैम। लो भाई कर दिया। चलो 68 पे आओ। ऑर्गेनिक के सवाल तो अगर तुम गलत करके आए तो फिर मैम अब नहीं होते मैम गलत इतने जितने पहले होते थे। मैम ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने गलत करा था पर अब समझ आ गया। ठीक है। क्या होगा, नाइट्रेशन ही है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो लगा के आओ यस मैम। डायरेक्ट ऑप्शन। चलो शुक्र है। चलो अब लास्ट, ये सारे अपन ने कर लिए थे क्लास में वैसे। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यस मैम। करो। मैम हो गया। हो गया, अच्छा। बाकी करो, जिसने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था वो कर लो एक बार फटाफट। मैम पहले इन सब क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होती थी पर अब समझ में आ जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है ना। तो रिवीजन करोगे तो गलतियां कम ही होंगी। स्कूल क्लासेस में आपने बहुत सारे रिवाइज करवा दिए थे ना उसी से। लगे हाथ वो भी कर लेना रुचि, थोड़ा सा टाइम मिले तो। वो रिएक्शन सीक्वेंस वाली जो PDF भेजी थी ना मैंने, ब्लैंक PDF। मैम एक बार आप, मैम कौन से ग्रुप में होगी? को बहुत सारे ग्रुप है ना एक्चुअली। सुपर बैच वाले में एक बार देख लेना, नहीं फिर भी मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको भेज दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। चलो सबको बोल रही हूँ ये, जिसने नहीं की थी, क्योंकि जिन्होंने क्लास ली थी उन्होंने तो मेरे साथ क्लास में कर ली थी, लेकिन वो एंड टाइम पे तुम्हें बहुत काम करेगी। मतलब जैसे तुम लास्ट में ऑर्गेनिक रिवाइज करोगे ना, तो रिवाइज करने की बजाय बेटर है कि वही कर लेना, और तो क्या ही करोगे। इधर देखो, हाँ देखो पहला तो एल्डोल ही है, हीटिंग दी हुई है, तो आपको पता है ये ट्रिक अपन ने कैसे सीखी थी। कार्बोनिल कार्बन को ऑक्सीजन को इस तरीके से दिखाओ, और जो अल्फा हाइड्रोजन तुम निकालने वाले हो बेसिकली, जिसमें से तुम्हें पानी निकालना है, उसको इस तरीके से दिखा दो। और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, CHO। ठीक है। तो इसको निकाल लो बेटा बाहर, वाटर निकल जाएगा यहाँ से। तो मैम क्या ये एक्स्ट्रा CH3 क्यों लिख दिया आपने? हाँ H लिखना है ना, और यहाँ पे भी H लिखना है, ठीक है। चलो क्या बन जाएगा अपने पास, C डबल बॉन्ड OH CH3, यही होगा देखना। यस मैम यही होगा। यस मैम। अगर तुम ये देखते लगा के आ गए गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे मैम C होगा मैम आंसर, फिर आगे भी रिएक्शन है। हाँ, तो एक चीज ना और ध्यान रखना बेटा, पेपर में ना कई बार आपको पता है ये नीट में पेपर क्वेश्चन तो इजी होता है, लेकिन वो यहाँ पे ये भी फंसा सकता है। जैसे हमें क्या हैबिट होती है ना, जैसे A दे रखा है फिर B बनाना होता है ना, तो हमारे माइंड में वो पहले ही हो रहा होता है कि B पूछा है एग्जामिनर ने, है ना, इल्यूजन हो जाता है, B ही पूछा है, लेकिन हो सकता है कि वो A ही पूछ ले। यस मैम ऐसा हो सकता तो ये वाली चीजों से बचना है फिर आपको, क्योंकि फिर वो बाद में रिग्रेट होता है, ओ शिट गलत हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे तो सिंपल है, वोल्फ किश्नर है, इसको हटा देना, ठीक है। यस तो मैम। ये आपका C आ जाएगा। चलो ये तो मैंने क्लास में कराया था 70। यस डज मैम। नॉट कैनिजारो चैट बॉक्स में ही बता दो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, वो कैनिजारो में पार्टिसिपेट करता है। इसमें पूछा डज नॉट इंटर को, यानी कि लिख लेना
वो होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। ओके, ये वाला क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा। वैसे तो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, बट स्टिल ये वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं जिसमें वो ऐसे पूछ लेते हैं कि ये आइडोफॉर्म भी देगा, ये फैलिंग भी देगा, ये आपका टोलेंस भी देगा, ये 2,4-DNP भी देगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े से पॉपुलर है एग्जाम्स में। तो अब आपको ढूंढना है भैया जो आइडोफॉर्म भी देता हो और फैलिंग भी देता हो। यस ढूंढो। मैम, ये मैम Yeah. ऐसे यस मैम, वाला- इसमें मिथाइल भी है और एल्डिहाइड भी है। ठीक है। ए देखो, आइडोफॉर्म में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, वैसे तो ज्यादा ही बता दी थी। अगर अब मैं मेन बात करूं तो एक तो ये मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज होनी चाहिए और एक ये वाली, हाँ है ना, ये वाली लिंकेज होनी चाहिए। फैलिंग में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं। यस मैम। चलो नजर मारो अब। अगर मैं बात करूं एसीटोन की तो फैलिंग तो नहीं देगा। अगर मैं बात करूं फॉर्मेल्डिहाइड की तो ये वो नहीं देगा, आइडोफॉर्म नहीं देगा। यस अगर मैम। मैं इथाइल अल्कोहल की बात करूं तो ये फैलिंग नहीं देगा। तो बचा क्या हमारे पास, एसीटल्डिहाइड। तो इस एसिटल्डिहाइड। ये हमारे पास फैलिंग भी देगा मजे से और आपका आइडोफॉर्म भी देगा। इस तरीके से करना था ऑप्शन एलिमिनेट करके। 72 करो बेटा। जोन्स रिएजेंट क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड बनाता है। एसिड बना देगा। यस मैम। 72 में सिली मिस्टेक थी, ध्यान रखना बेटा। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो वो चाहे H2SO4 लिख के दे या H+ सिंपल लिख के दे तो समझ जाना। यस, तो प्राइमरी अल्कोहल से अपने को क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा, डेकेनोइक एसिड इसमें मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्लास में करवाया था। अरे क्या बात है, मजे आ गए होंगे तुम्हें फिर। यस मैम, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अब सही लगते हैं। अच्छा, अरे ऑर्गेनिक से प्यार करो तुम, बहुत अच्छी होती है। यस मैम। चलो करो बेटा एक बार ये वाला भी। मैम ये तो ऐसे स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया एकदम। कंपाउंड विच विल गो फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देख लो, जहां पे तुम्हें आसानी हो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करो और सीएल, क्योंकि भगाना तो सीएल है तुम्हें। जहां पे जल्दी सीएल भागेगा वही फास्ट होगा। अब सीएल को भगाने के लिए हमने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे बेंजीन रिंग से और मस्त मजे से न्यूक्लियोफाइल आए और हटा के ले जाए इसको। ठीक है, तो डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 74। इसका बी है मैम। ठीक है, करा था अपन ने। PbR3OH को Br में चेंज कर देगा और फिर Cn जो होगा वो RCH2Cn में कर देगा एंड देन हाइड्रोलिसिस करा के एसिड में चेंज कर देगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो कंसिडर करेंगे कि कंप्लीट ही हाइड्रोलिसिस हो रखी है उसकी। ओके, नेक्स्ट पे मूव करो बेटा। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है। मैम ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये वाला क्वेश्चन 75। ठीक है, इस पे लिखो फिर इम्पोर्टेंट। मतलब आज तुम्हें रुचि क्या करना है, अगर एनालाइज कर ले तो अच्छी बात है। आज तुम्हें फिर ये टॉपिक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैम ये गलत हो गया था। अच्छा ठीक है, गलत क्यों हुआ था, क्या सोचा था तुमने? मैंने 2 लगा दिया था इसका आंसर। सिस्ट्रॉन्स बना। मुझे लगा 2 ही बनेंगे। अच्छा देखो इधर, इसने ना बेटा टोटल आइसोमर पूछा हुआ। अब देखो, हम 2 तरीके के आइसोमर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल एंड अपना स्टीरियो वाला। तो स्ट्रक्चरल में तो इसका नंबर आएगा नहीं, बचा हमारे पास वो स्टीरियो वाला। ज्योमेट्रिकल की इसमें या ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा और ऑप्टिकल, ये आपको चेक करना था। तो इधर नजर मारो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना इसका, क्योंकि EN इज योर बायोडेंटेट लिगेंड। 6 होगा। इधर देखो, पहले तो सिस बना लो तुम लोग। सिस में ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है, और इस तरीके से इथाइलिन डायमीन को इस तरीके से दिखा देती हूँ जैसे तुम्हारी बुक्स में बना हुआ है। ठीक है, दिस इज योर सिस वाला। अब ट्रांस को ऐसे बना दो, थोड़ा सा तुम्हें भी लगे कि हाँ इसमें प्लेन पास होगा। ठीक है, अब देखो 2 तो ये बन गए। ठीक है, जिसमें से ट्रांस वाले का अगर तुम यहाँ से प्लेन पास कर रहे हो, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से कर दो, एक्स या वाई डायरेक्शन से कर रहे हो, तो यहाँ पे प्लेन पास हो रहा है, POS प्रेजेंट है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कल भी बताया था आइसोमेरिज्म में भी मैंने। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो अब तुम कहीं से भैया प्लेन पास कर दो, वो कटेगा ही नहीं, है ना। तो हम डायगोनली नहीं पास कर सकते। ना कैसे करोगे? इधर देखो ना, डायगोनल भी पास करोगे, एक रिंग ऊपर की तरफ है, एक रिंग नीचे की तरफ है, नहीं कटेगा। तो ये अपनी नोटबुक में लिखो पहले तो। गलत हुआ है तुम्हारा रुचि, और जिसका भी गलत हुआ है
जब भी ऐसा कुछ बनता है, अगर तुम्हारी एक रिंग ऊपर की साइड और एक रिंग नीचे की साइड बन रही है ना, तो वो 102% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझे गए? तो इसकी मिरर इमेज पॉसिबल है, एक डी वाली बनेगी और एक एल वाली बनेगी। तो अब बताओ कितने आइसोमर बन गए? 2 तो इसके बन गए और एक ये वाला बन गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? 3। क्या आएगा? अब आप क्या करोगे, जहां पे भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं इस टॉपिक के, उसको रिवाइज करोगे आज, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी को ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता है, हो सकता है ना कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक काम करना, सिर्फ एनसीईआरटी की कोऑर्डिनेशन खोलना, उसमें जितने भी 6-7 एग्जाम्पल है उसको रट के चले जाना, उससे बाहर तो नहीं जाएगा जिसको ये टॉपिक में कंफ्यूजन होती है। लेकिन जिसका ये टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स इसके कराए हुए हैं, मतलब बहुत सारे, तो आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, क्योंकि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाती है। मैम अगर हाँ। सिस्टेंस बनेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के हम सिस्टेंस दोनों कंसीडर नहीं करेंगे? तो नहीं, एक- क्योंकि आप सिस वाले का ही बना रहे हो ना बेटा मिरर इमेज। ओके मैम। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, अगर याद हो तो। याद है क्या किसी को? स्टीरियो आइसोमर का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? ज्योमेट्रिकल आइसोमर हाफ ऑफ ऑप्टिकल। ठीक है, तो ऑप्टिकल इसके 2 बन रहे हैं और इसका टोटल जीआई कितने आप बोल रहे हो? 2। तो 2 प्लस हाफ ऑफ 2 तो कितना हो जाएगा? 1। 2 + 1 3। मैम ये उस वाले से अलग है ना जो कल परसों आप कल पढ़ा रहे थे? हाँ, बिल्कुल 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 अलग है, क्योंकि ये इसका हो गया ना अपना, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन का हो गया। ठीक है, तो जिसके भी ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं तो प्लीज वो टॉपिक रिवाइज करना है, क्योंकि आपको पता है आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आने के चांसेस तो रहते हैं। नेक्स्ट करो बेटा। मैम 70। एक और चीज पूछनी थी, इसमें जो स्ट्रक्चर है तो ऑक्टाहेड्रल ही ना ये? हाँ, ऑक्टाहेड्रल है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना बेटा। तो मैम इसलिए वो नहीं हो रहा ना डायगोनली, क्योंकि एक तो प्लेन में आ रहा है बीआर के और एक उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। हाँ, तो अगर आप काटना भी चाहोगे ना तो ये रिंग नहीं वो होने वाली है, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा ना वो। यस मैम, वो एंगल नहीं आएगा इक्वल उसके। हाँ, ठीक है, चलो ये वाला करो 76 वाला, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। हाँ, 76 का देखो याद करना पड़ेगा तुम्हें, फोस्जीन गैस। ठीक है, ये तुम्हारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले लास्ट पेज से है क्वेश्चन। यस इसको तो याद करना पड़ेगा नहीं, तुम्हारे। मैंने किया ही नहीं था, मेरे को याद नहीं था इसका। अच्छा, चलो ठीक है, कर लेना अभी। बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ साक्षी बोलो। मैम वो आंसर करिए। अच्छा, अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा। देखो, मैं कहूंगी कि ये पेपर बहुत इजी था, लेकिन आप लोगों के लिए शायद नहीं हो पाएगा। रीजन आप लोगों की गलती नहीं, आप लोग अपना पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोगों के पास तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें स्किप हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कोऑर्डिनेशन पूरा पूरा पढ़ा है तो उसमें आपको सारे ही टॉपिक आते हो। जैसे आपने एरोमेटिसिटी, मान लो हाइड्रोकार्बन पूरा पढ़ा है, बट एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक आपका वीक है, तो आपको ऐसे टॉपिक तो अपने स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का आ रहा है सी। तो ये सी आएगा। बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है ना अपने को, बनाओ फिर इसको। यहाँ पे आ जाएगा पैराटोलिडीन CH3, ये सिंपल अपना एनिलीन, और ये आ जाएगा पैरानाइट्रो एनिलीन। ठीक है, हाँ मुस्कान, इसीलिए रिवीजन जरूरी है ना। चलो अब देखो, बेसिसिटी मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ठीक है, कितने लोन पेयर जो है नाइट्रोजन पे वो अवेलेबल है फॉर डोनेशन। अब देखो, इधर अगर मैं बात करूं NO2, ये अपना -I और -M इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ये तो कहेगा भाई तू जल्दी आ रही हूँ, मैं तो बेचैन बैठा हूँ, है ना, ऐसे करेगा ये। CH3 क्या करेगा, अपना हाइपर कंजुगेशन और +I लगाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अगर करेगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर और अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन। इस बेचारे के पास तो ना देने वाला है ना लेने वाला है, तो ये बेचारा बीच में ही रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा अपना पैराटोलिडीन बेसिक होगा, फिर एनिलीन वाला, और लास्ट में अपना जाएगा पैरा नाइट्रो। मैंने बताया था ना, बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मैम इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा के फिर उससे रिवर्स कर दे। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, चलो कार्बिलमीन टेस्ट, ये तो लगा दिया होगा। प्राइमरी अमीन। यस
इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अमंग द फॉलोइंग, ये भी तुम्हारा उससे है चैप्टर से, कौन सा बायोमोलिक्यूल जो तुम पढ़ते हो। बायोमोलिक्यूल। मायोसिन फाइब्रस है, यस मैम, करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस मैम। इंसुलिन फाइबर लाइक है, नो मैम, दिस इज फॉल्स, और यही आपका आंसर है क्योंकि चेन होती ग्लोबुलर है। होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। प्रोलिन नॉन एसेंशियल है, ये भी ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी ना, पीवीटी टिम होल, याद है टिम क्या? हॉल, यस मैम। ये कितने हो गए, 6 और 4 10, तो ये 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में स्टार लगा रखा होगा टेबल पे, अगर किसी ने पढ़ी है एनसीईआरटी तो। हाँ। तो ये वो 10 वो स्टार वाले हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। P4 लिखने की जरूरत नहीं है, P4 फिनाइलएलेनिन, जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स का वो लूंगी सेशन उसमें बताऊंगी। फिनाइलएलेनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफेन, ये आपका थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन और लाइसिन। ठीक है, ये आपके 10 क्या होते हैं, आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एंड आ सकता है क्वेश्चन कि इसमें से बताओ एसेंशियल कौन सा है, इसमें से बताओ नॉन एसेंशियल कौन सा है। तो इसके अलावा जो बच्चे वो नॉन एसेंशियल वाले में आ जाएंगे एंड दीज आर एसेंशियल वाले। फिर से बोलूं क्या? मैम मैम इसमें रिवीजन की जरूरत है मैम, क्योंकि मेरे को ये याद नहीं था ये सब। रिवीजन तो चाहिएगी, तो एक काम करो एनसीईआरटी में सिंपल ये लिख लो पीवीटी टिम होल, और जिसपे स्टार लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग इसका नाम तुम रख लेना। उसके बाद आते हैं हम Cu2+ का मैग्नेटिक मोमेंट। इस साल 2024 में भी तुम्हें 1.73। क्वेश्चन देखने को वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सोफिया मैम की भी क्लास है ना, 4:15 बजे है ना उनकी क्लास, से 4 बजे है। मैम 4:15 4:15 है मैम। अच्छा चलो फिर अपन करते हैं, होने ही वाला है वैसे तो खत्म। बताओ भाई, टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी, ये तो किया था क्लास में। टर्शरी अल्कोहल डी। एक बार सारे बच्चे देख लो। यस मैम वही होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना इसमें थोड़ा सा ये एरर है, इसको इग्नोर मारना। मैम ठीक है? मैंने गलत कर दिया मैम ये वाला क्वेश्चन। क्यों? मैम पता नहीं, मैंने एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर लगा दिया। इसमें आपको एक्वस सॉल्यूशन में बताना था, तो मैम जिसका हाइड्रोजन एंथैल्पी नहीं देखनी होती इसमें, से हाइड्रेशन एंथैल्पी वही तो देखनी है इसमें। तो मैम वो तो लिथियम में होती है ना सबसे ज्यादा। हाँ, तो मैम लिथियम वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए फिर। बी होगा इसका आंसर। मैम फिर पता नहीं क्यों मैंने ए लगा दिया, मुझे पता था लिथियम में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो अगर मैं बात करूँ ना एक्वस सॉल्यूशन का, तो साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। यस मैम। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पे लगना था। आगे चलो, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है। बताओ कैसे करके आए ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ना। ग्रुप 13 और 14 वाली क्लास अटेंड की थी तुम सबने मेरी, मतलब कुछ ने की थी, कुछ ने नहीं की। मैम जिसमें फ्लोरीन है उसमें ज्यादा होगी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस मैम। रुचि क्या कह रही थी तुम? पता नहीं, मैंने एग्जाम में तो सही करा था, याद नहीं आ रहा। शायद फ्लोरीन वाली ज्यादा थी या तो आयोडीन की देखना। निगम तुम बताओ क्या कह रहे थे? मैम ये ऑप्शन है फ्लोरीन क्लोरीन। यस मैम, आयोडीन की ज्यादा है, उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है ना शायद इसलिए। देखो, हाँ इधर देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, बैक बॉन्डिंग थी ना इसमें तो शायद। हाँ बैक बॉन्डिंग याद आ गया। क्योंकि ना ये तुम आंसर लगा दोगे, मान लो अब पता चला कि असर्शन रीजन में सवाल आ गए, वहां तुम लोग गलती करोगे। मैम उस वक्त याद आ गया था कि बैक बॉन्डिंग करनी है, अभी अचानक से याद नहीं आ रहा था। अभी छोटा होता है ना इसमें आसानी से हो जाती है, वो बड़ा होता है उसमें नहीं होती। हाँ यही रीजन है। इसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी बेचारा 2p खाली है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। फ्लोरीन मस्त मजे से इलेक्ट्रॉन देता है इसको, तो इसका लुईस एसिड करेक्टर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग। लेकिन जैसे जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओगे, बोरोन बेचारा 2p होगा, फिर क्लोरीन का 3p, ब्रोमीन का 4p और आयोडीन का 5p हो जाएगा। तो इसके बहुत मतलब ओवरलैपिंग बिल्कुल ही कतई खराब होगी इसकी। ठीक है, 5p और 2p में ओवरलैपिंग करा रहे हो, बिल्कुल ही ना के बराबर होगी। वो कहेगा रहने दे यार, छोड़, दोस्ती गहरी नहीं है तो क्या ही निभाएंगे। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। फिर इसलिए इनका जो लुईस एसिड करेक्टर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू BF3। ठीक है, तो Bi3 का सबसे ज्यादा होगा बेटा, सबसे कम BF3 का होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी कराया था और तुम्हें ग्रुप 13 और 14 में भी कराया था। तुम बस ध्यान देने की जरूरत है तुम लोगों को।
चलो नेक्स्ट पे आओ। अब सारे ये 2 ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आ गए हैं। बताओ भाई क्या करके है इसका। डी, चलो इसको तो कराने की जरूरत नहीं है, HBD है, होफमैन ब्रोमामाइड, फिर तुम्हारा कार्बिलामिन। 85। मैम इसमें 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है, बताया था ये भी मैंने। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका जो अटैक होना, ये तो न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये अटैक नहीं कर पाएगा, SN2 यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका एल्कीन बन जाएगा। आगे आओ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन है। मैम ये होगा इसका। बाकी बच्चे ट्राई करो भाई। तनीषा हो रहा है क्या बेटा? अर्पिता तो बढ़िया आंसर कर रही है, आज निगम भी आंसर कर रहा है, मनीषा भी कर रही है, साक्षी भी कर रही है, मुस्कान ओके, यस ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पता है ना, अब ट्रिक बताने की जरूरत है क्या? बताऊं एक बार फिर से? नो मैम। इलेक्ट्रॉन लिख देना 20 तक, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ तक लिखोगे? 8 तक लिख लेना, 12 11 10। देखो जो मेरे पास डेली आ रहा है ना पढ़ने, आपको पता है मॉक टेस्ट में मैं कुछ कुछ चीजें बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो इन केस अगर यू फील कि मैम तो डिटेल में जा ही नहीं रही है, तो फिर वो आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप क्लासेस में नहीं आते। अगर आप उस हफ्ते में एक दिन उठ के आ जाएंगे कि हाँ आज तो चल मन कर रहा है, क्लास में आ जाएंगे, तो ऐसे आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेक श्योर जब आपकी क्लासेस होती हैं तो रेगुलर लाओ, अलार्म लगा लो, है ना, रिमाइंडर लगा लो कि हाँ इस टाइम पे क्लास है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, तो जिंदगी भर परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मैंने कहा था कि याद रखना 14 का 3 होता है, यहाँ पे जाओगे तो 2.5 कम करते जाओ, है ना, तो 2.5 2 1.5 1.0 0.5 और 0, सेम यहाँ पे भी चलते जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा O2 प्लस, फिर O2 एंड देन O2 नेगेटिव। सिर्फ क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा एक्टिव भी रहना पड़ेगा, जैसे बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैम ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है ना ऑक्सीजन का, तो इसका स्ट्रक्चर भी याद हो गया है। हाँ, मैं तो कहूंगी तुम्हारा भला होगा कि ऑक्सीजन का यही याद रख लो कि O2 में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत काम आएगा, बहुत काम। फिर वो ये हाँ, इमेज छप चुकी है ब्रेन में। हाँ, तो ये वही है, तुम बार बार देखते हो ना किसी क्वेश्चन को, तो वो ऐसा ही रहता है। चलो 87, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताया था ये अपने पहले, आई थिंक 2 दिन पहले मॉक टेस्ट में आया था ऐसा क्वेश्चन, याद है क्या? एंगुलर मोमेंटम का। हाँ मैम, वो एस इलेक्ट्रॉन का आया था। हाँ, एच कट। अब इन्होंने देखो एच कट नहीं लिखा हुआ, एच लिखा हुआ, कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन देगा हमें वैसे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो डी के होते हैं एल की वैल्यू 2, तो आंसर हो जाएगा 2 नहीं √6 एच कट। ओके, नेक्स्ट मूव करो बच्चे। 88, इसका भी है मैम। यस मैम वही है। बी। 1 2 3 4 2 मिथॉक्सीब्यूटेन। 89, 89 करो। मैम ये गलत हो गया था। गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। 89 बताओ भाई, आंसर तो मालूम है तुम सबको, मुझे पता है, एक्सप्लेन भी मैम करो। सी, मैम सी होगा। सी क्यों होगा? वो तो मुझे भी पता है, तुम लोगों के पास आंसर की भी आ गया है, सी क्यों मैम होगा? रेजोनेंस की वजह से। अब कैसे आ गया रुचि आंसर? मैम पता नहीं हो जाता है मैम ऐसा कभी कभार। उस वक्त मैंने सोचा एसपी देखूं, फिर अभी पता चला रेजोनेंस भी होती है उसमें। देखो इधर आओ, अगर तुम इसका निकाल रही हो ना, माना कि sp है, लेकिन बेटा यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, और ये Yes, भैया ma'am. रेजोनेंस भी है, तो ये वाला तो हर हाल में सबसे वैसे ही आगे है। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। 90 करो। ये 90 में भाई तुम लोग ना ऐसे क्वेश्चन में बड़े फंस रहे हो, प्लीज इसको एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग से, अपने लेक्चर से इसको ना अच्छे से करो। ये वाला क्वेश्चन बताओ, करा था क्या किसी ने? यस मैम मैंने करा था, ये सही था। अच्छा, बाकी बच्चे भी एक बार मेरे को कंफर्म करिए। ये मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में ना, ऐसे डिटेल में अपन ने किया था थोड़ा सा ये। यस मैम, इससे पहले वाले टेस्ट उससे भी पहले मैं भी बताया।
देखो मैं समझा देती हूँ, चलो इधर देखो, आपको पता है क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से सोल्व करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इतने इसके मोल है पोटेशियम डाइक्रोमेट के, वो इतने मोल XN+ के साथ रिएक्ट करके ये देंगे। इन्होंने बता भी दिया हम क्या देंगे, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, एन फैक्टर निकालना था। इधर आओ, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, इसकी +3, एन फैक्टर कैसे निकालते हो, 6 - 3 होगा, और कितने क्रोमियम है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो एन फैक्टर इस केस में अपना हो जाएगा 6। ठीक है जी, क्या आ रहा है आंसर अर्पिता? हाँ 6, हाँ 6 होगा। यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो x की, x - 6 - 1 +5 हो जाएगी, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा। अब तुम ना थोड़ी नजर मारो इधर, यहाँ पे क्या होगा, n - 5 करोगे, मोड होगा बेसिकली, ठीक है, ये तुम्हारा मोड होगा मैम, मैंने हाँ। भी लिया। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ कैसे निकालते हो, N1 V1 into V2 निकालते हो, तो निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर पोटेशियम डाइक्रोमेट के, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके XN+ के इनटू एन फैक्टर। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के, हमें पता है 6 × 10⁻³ और ये कितना है 6, ठीक है, देख पा रहे हो। अब मेरी बात Yes, ध्यान से सुनना, ये जो पोटेशियम क्रोमेट है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है ना, और खुद को रिड्यूस करता है। एक बात बताओ, अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जैसे मान लो Mn2+ से Mn4+ में जा रहा है, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल की तौर पे ले रही हूँ, तो इसका एन फैक्टर तुम कैसे निकालोगे, 2 - 4 का मोड लोगे, है ना, तो यानी कि हुआ क्या होगा, 4 - 2 हुआ होगा ना, यही मानते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, n - 5 का मोड ले रहे हो, यानी कि यहाँ पे रहा होगा 5 5 - बस यहाँ पे हो सकता है किसी ने गलती करी हो। नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने, 9 × 10⁻³ एंड इसका एन फैक्टर है 5 - n। क्या यहाँ से आप निकाल सकते हो, या एक काम करो एन फैक्टर निकाल लो इसका और इसके बराबर पुट कर देना, 6 आ जाएगा। मैम 6 कैसा आएगा, 60 आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा ना, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, और 4 आती है n की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा 8। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, पेपर में भी आते हैं, तो प्लीज कर जाना इसको। 3 ही तो टॉपिक है, 3 लेक्चर में करवाया हुआ मैंने, आराम से एक दिन बैठ के भी देखोगे ना, आधे मतलब पूरे एक दिन खत्म होने से पहले ही कर लोगे तुम उसको, बस तुम्हें रिवाइज ही तो करना है। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि नोट्स बनाओ, तुम्हें सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ ना उस लेक्चर में वो सुन के आ जाना है, बस सुन के बैठ जाना है और खत्म कहानी। जिसको आता है वो रिवाइज कर लो। अब ये वाला करो 91 का, टाइम हो रहा है बेटा, करो 91। हो गया था। लिथियम भैया जी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग F2 एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका लिथियम होता है। तो मैम इसमें डी आंसर क्यों है, मैंने भी लिथियम ही लगाया था। हाँ तो इसका आंसर लिथियम नहीं है क्या, सीजियम है क्या? ये सब सीजियम कर रखा उनने। ठीक है सीजियम, मैंने गलत लगा दिया। देखो ना रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, तो ये जाएगा ना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करने। मेटेलिक करेक्टर इसका है ना सबसे ज्यादा। यस मैम, वो भी बात है। ठीक है, डी ब्लॉक में दिया है, हाँ ठीक है। तो सीजियम का क्या होगा, जब आप नीचे जाते हो बेटा तो साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली वहां से निकल जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरों को रिड्यूस करे और अपने आप को ऑक्सीडाइज करे। फिर लिथियम क्या है सबसे ज्यादा? वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन आपको कंपेयर करना है ना, क्योंकि एक ही उससे ग्रुप से पूछ लिया उसने, समझ रही हो? समझ रहे हो? मैम तो जब आप कहाँ पढ़ते हैं मैम फिर ग्रुप ये अपने पढ़ते हो आप, क्या बोलते हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हारी बना के दे रखी है, उसमें बोला हुआ है लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई? क्योंकि वहां पे सीजियम है, सोडियम पोटेशियम की नहीं कर रखी ना, फिर उन्होंने हम एस ब्लॉक में नहीं बताते ये बात कि लिथियम सबसे ज्यादा है। इसमें भी है। और क्या बोलते, एक सेकेंड लेट मी जस्ट, एक मिनट रुको। मैम क्योंकि एस ब्लॉक में होना इसका चाहिए। आंसर एक मिनट, इसका आंसर प्लीज एक बार चेक करो, लिथियम ही होगा। एक मिनट रुको, मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है, एक बार चेक करो, लिथियम होना चाहिए इसका आंसर, चेक करना एक बार। रुको मैं आंसर की मैं देख लेती हूँ, क्योंकि ना इसके पीछे ना एक दो फैक्टर और भी रोल प्ले करते हैं, लाइक हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि एक तो इसका साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होता है। एक मिनट रुको, लेट मी चेक। मैम डी दिया हुआ है आंसर की में। नहीं एक मिनट रुको, फिर गलत है आंसर की में, एक मिनट रुको मुझे चेक करने दो।
यस मैम, डी दिया और रिडॉक्स दे रखा है। रिडॉक्स से कैसे आया ये क्वेश्चन? नहीं, उसमें भी पढ़ते हैं ना एक मिनट। हाँ, एक मिनट मैं वो डेटा देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका ए आंसर होगा लिथियम, क्योंकि इसके पीछे और भी फैक्टर होते हैं, लाइक इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। वैसे हम ये एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, एस ब्लॉक मुझे बस इतना याद था कि लिथियम कुछ में तो बहुत ज्यादा है हाइड्रेशन के अलावा भी, तो मैंने इससे सोचा रिड्यूसिंग। नहीं, देखो दो बातें हैं। एक बात तो ये जो मैंने पहले बोली कि नीचे जाओगे तो डाउन द ग्रुप साइज आपका बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी। लेकिन ट्विस्ट एक और भी है कि लिथियम का साइज छोटा होता है, तो इसमें हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा जब आप रिडक्शन पोटेंशियल वाली बात देखते हो ना, तो वो सिर्फ एक फैक्टर से नहीं आता आयनाइजेशन एनर्जी से, वो सब्लिमेशन से भी निकल के आता है। मैं नोट्स में देख रही हूँ, मेरे नोट्स में भी यही दिया है कि लिथियम में सबसे ज्यादा होती है और सोडियम में सबसे कम होती है। हाँ, सुनो, साइज छोटा होता है, इसमें हाइड्रेशन ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो रिड्यूसिंग जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो फंडा है, वो बेसिकली 3 फैक्टर से मिलके बना है। एक तो आपका आयनाइजेशन वाला, एक सब्लिमेशन वाला, एंड एक आपका वो हाइड्रेशन वाला। तो तीनों अगर मैं कंसिडरेशन में लूंगी तीनों फैक्टर को, तो उसके अकॉर्डिंग लिथियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे प्लीज इसको यहाँ पे अपनी नोटबुक में लिख लो कि लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, पूरा ऑर्डर मैंने लिखा है और इसका यही एक्सप्लेनेशन जो आपने बताया ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, वही है मैम। लिथियम ही आएगा फिर तो। यस, लिथियम इज करेक्ट वन। सीजियम तो सबसे कम भी नहीं है, सोडियम है सबसे कम, पता नहीं वो आंसर में क्यों दिया है। कोई बात नहीं, ये वाला करो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CO2 +6। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो ये आपका आना चाहिए, एक बार पहले भी आया था शायद ना पेपर में। हाँ, मैं तो याद कर लिया। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। खुश रहोगे 93 पे आओ 93 पे आओ। आपको बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन निकालो भाई। कौन से वाला? एक तो ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो। मैम ये आपने कवर कर दिया उसको, डेल्टा वाला होगा मैम। ये देखो, बेसिकली अगर जब आप इसको निकालोगे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इसके साथ भी जा रहा है रेजोनेंस में और फिनाइल रिंग के साथ भी जा रहा है, तो सबसे मोस्ट एसिडिक यही होगा। चलो नेक्स्ट आओ। ये तो करवाया था भाई क्लास में। एल्काइन बन जाएगी इसकी तो। यस मैम, वही होगा। नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, 95। मैक्सिमम वाटर के भैया मॉलिक्यूल्स सी होगा मैम, सी मैम 1 मोल है उसमें। सी। बेसिकली 18 ml को प्लीज डोंट कंसीडर दिस की 22.4 लीटर में 18 ग्राम होता है, तो 18 गैस के लिए होती है मैम वो सब चीजें। हाँ, ये अपना लिक्विड में है, क्योंकि जो आप STP पढ़ते हो वो अपना क्या होता है, टेम्परेचर अपना 0 डिग्री और प्रेशर 1 atm। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वाटर गैस तो नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री पेपर है ना, फर्स्ट वाले में वो चीज डाल देंगे। हाँ, फर्स्ट में वो डाल देंगे, क्योंकि STP की अगर आप कंडीशन ले रहे हो, तो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो वाटर सॉलिड में होगा, तो गैस के लिए लगाते हैं STP वाली। तो ठीक है, तो ये 18 ग्राम होगा, तो इसमें 1 मोल होगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मैक्सिमम होंगे। ओके, 96 वाला रट्टा मारने वाला है, बी होगा मैम। क्या वो बेटा अर्पिता तुक्का ये या बी? CH4 है 96 का। ओके, नेक्स्ट है हाईएस्ट pH। बफर से क्वेश्चन है, बफर से। मैम इसके बाद वाले ऑप्शनल में थे ना, तो वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा, ऐसा भी है क्या? चलो इधर आओ। हाईएस्ट pH का मतलब मोस्ट बेसिक, हाँ या ना में जवाब दे दो एक बार सारे मेरे को। ठीक है, बफर नजर बेसिक। ओके, सबसे बेसिक। अब यहाँ पे सोल्ट दिए हुए हैं आपको, इधर देखो, जो KCN है वो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, यानी कि मीडियम क्या होगा उसका, बेसिक होगा, यानी कि pH क्या होगी, वो 7 से ज्यादा होगी, क्योंकि 25 डिग्री दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जबकि KNO3 में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, तो इसका pH अराउंड 7 के बराबर होगा। इसमें देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है, यानी कि ये एसिडिक होगा, मीडियम इसका, तो pH लेस देन 7 होगा। और ये दोनों ही वीक हैं, वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर होगा, तो इसमें भी pH ऑलमोस्ट 7 के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो A होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है। तो जो मीडियम का नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। क्लियर है? ये आप पढ़ते हो इक्विलिब्रियम में।
और काफी स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। यहाँ पे नजर मारो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मैम वही देखेंगे ना इसमें भी। हाँ, एक टाइप के काफी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। मैम फिर तो बी हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ n नंबर ऑफ देख लेना, नंबर ऑफ आयंस कितने डिसोसिएट हुए थे बच्चे। ठीक है, 5 हो जाएंगे ना इसमें, 2Al3 प्लस यस 5 होंगे। यस ओके, 99 पे नजर मारो सारे। मोल फ्रैक्शन क्या है दिया हुआ है, मोलालिटी निकालनी है। मैम ये सब ऑप्शनल में थे तो मैंने नहीं किए इसलिए। बाकी बच्चे एक बार देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो कर लेना, अभी तो चलो चॉइस थी तुम लोगों के पास। यस मैम 10 हो गए थे, बस 2 गलत हो गए थे 10 में से। 2 गलत हो गए। मैम वो पता नहीं चला ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किया है किसी ने? ये तो आप लोग अपने बोर्ड्स के एग्जाम में करके जाते हो ये। यस मैम। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ यूरिया का। ठीक है, यूरिया का दिया हुआ है, तो निकाल लोगे ना मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यस यूरिया के दिए हुए हैं, वाटर के आप वही करते हो, रट्टा मार रखा होता आपने 50.55 55.55 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यूरिया के, पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस मैम ये तो इजी है। 100 पे सोफिया मैम बोल रही है। बस लास्ट है, मैं मैम को बोल देती हूँ। 100 पे चाहिए मैम। हाँ ठीक है, हो जाएगा। यस मैम सी होगा मैम। एक मिनट, मैम पहले इंक्रीज होगा मैग्नीशियम। हाँ आपका पता ही है ना, मैग्नीज तक आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, देन आपका पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए, और कल से रेगुलर रहना। चलो आज तो मैंने मान लिया पेपर डिस्कशन था। ठीक है, तो जो पेपर में डिस्कस हो रहे हैं यानी कि 50 क्वेश्चन यानी कि 50 कॉन्सेप्ट, तो इतने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भी बैठ जाने चाहिए। अब हम चलते हैं और हम मिलते हैं अब कल। सोफिया मैम इज वेटिंग।